नमस्ते दोस्तों, मैं जीतू चौधरी। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर यानी आज के दिन भारत में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में छात्रों को कुछ प्रश्न है। आज हम उन प्रश्नों के बारे में डॉक्टर सूर्यदेव यादव सर से चर्चा करेंगे। मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। Hello everyone, we are from Sri Ajay Gajira English Medium School, Katargam, Surat. My name is Patel Mohit and my class name is 7E. My name is Vadadiya Kavya from class 7F. My name is Joban Putra Anaya from class 6A. My name is Nagarani Arvi from class 6B. नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सूर्यदेव आर यादव है। मैंने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए बीएड किया हुआ है। पिछले 26 साल से मैं वाडिया विमेंस कॉलेज में हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन हैं? बेटा, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? बेटा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मनाने का उसका कारण ये है, भारतवर्ष में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है, लेकिन अभी तक मान्यता उसको राजभाषा के रूप में मिली है। जितना महत्व लोगों द्वारा या भारतवर्ष के द्वारा हिंदी को मिलना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बेटा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, यही लिपि आपकी गुजराती भाषा की है। तो दोनों छोटी बड़ी बहनें हैं। हिंदी बड़ी बहन है, गुजराती छोटी बहन। सर, हिंदी भाषा को राजभाषा क्या दर्जा कब मिला? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 1950 में मिला। सर, हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? बेटा, हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। सर, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बेटा, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की लिस्ट 2 प्रकार की है। एक तो जो पहले हुई है, जैसे भक्ति काल से लेकर के रीति काल तक हुई है, उसमें उन लोगों की जो नामावली है, उसमें जैसे आप ले सकते हैं सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, ये पहले हुए। इसके बाद में जो अभी वर्तमान में आधुनिक युग में हुए, उनमें भी ये जो दूसरा मतलब काल चलता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है, मेन वहाँ से होता है। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसके बाद में और आगे जो काफ़ी प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नागार्जुन हैं। तो ऐसे जो आज के मतलब सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनकी कविताएं आज हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं, और कह सकते हैं कि हिंदी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। वैसे
जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन हमारे हिंदी में असल में इसके ऊपर अभी भी विवाद है कि पहला कवि कौन, पहली कविता कौन। लेकिन आपके सवाल का सही जवाब यह है कि अमीर खुसरो ने पहली कविता लिखी थी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गूगल सर्च इंजिन पर हिंदी भाषा का खोज और सुविधा कब शुरू हुई? ये 2009 में। हिंदी साहित्य पर इतिहास पर पहला लेख अंग्रेज लेखक हैं, उनका नाम है गारसाद तासी, सबसे पहले लिखने वाले हैं ये। सर मेरा ये प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र के पहले पत्रकार का नाम क्या है? बेटा सबसे पहला जो हिंदी समाचार पत्र में जो सबसे पहला पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम है उदंड मार्तंड। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन से राज्य ने हिंदी को स्वीकार किया था आधिकारिक रूप में? बहुत बढ़िया। मैंने कहा था कि वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में जितने राज्य हैं सबको सहर्ष स्वेच्छा से इस भाषा को आधिकारिक रूप प्रदान करना चाहिए था, लेकिन किसी ने मतलब इसमें अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन सबसे पहले आधिकारिक भाषा के रूप में बिहार ने इसको स्वीकार किया। सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन और रचनाओं के बारे में आप कुछ बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जितने उपन्यासकार हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। वैसे मुंशी प्रेमचंद जी बनारस जिले के, बनारस के पास ही एक लम्ही गांव है, उसमें उनकी पैदाइश हुई थी। बचपन से आर्थिक स्थितियां अच्छी न होने के नाते पढ़ाई बहुत आगे तक नहीं की, 10वीं तक की। उसके बाद में फिर पढ़ते रहे, लिखते रहे। सर हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बेटा सबसे पहले हिंदी में समाचार पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। ये सबसे पहले पत्र हिंदी में छपा था। सर सबसे पहले कौन से राज्य ने हिंदी को आधिकारिक रूप में मान्यता दी, स्वीकार किया? बहुत बढ़िया। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे भारतवर्ष में हिंदी मूल भाषा है अथवा कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के दर्जा उसको प्राप्त है, सभी राज्यों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन विवाद है भाई मैं हिंदी नहीं रखूंगा। ये इसमें सबसे पहले पहल करते हुए सबसे पहले राजभाषा को आधिकारिक रूप में स्वीकार करते बिहार में सबसे पहले ये आधिकारिक भाषा के रूप में इसको स्वीकृति प्राप्त हुई। मुझे यह जानना है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन और रचन से बारे में बताएं। मुंशी प्रेमचंद जी के बिना हिंदी साहित्य अधूरा रहेगा हमेशा। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सम्राट का मतलब आप लोग जानते हैं कि राजा, बादशाह, सबसे ऊंचा। बहुत सारे उपन्यासकार हैं, बहुत सारे उपन्यास हमारे यहाँ लिखे गए हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जैसा उपन्यास लिखने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। आज भी उनके गोदान की कोई काट नहीं है। उन्होंने उनका साहित्य देखा जाए तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा और कायाकल्प और अधूरा उपन्यास उन्होंने मतलब उपन्यास लिख रहे थे मंगलसूत्र, लेकिन बीच में ही दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। ये उपन्यास अधूरा रह गया। हिंदी कहानियां उनकी 350 कहानियां हैं, मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और एक कहानी मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कहानी नहीं अच्छी है।
मेरा जो अनुभव है, सबसे जितने भी कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य सभी को, छोटे से बड़े तक के सभी को, हृदय को छू जाता है। और उसका कारण ये है कि वो एक जमीनी लेखक थे। जमीनी लेखक का मतलब है कि जो उनको लिखना रहता था उसके बारे में वो पहले सर्वे करते थे, सबसे जानते थे, उसका अनुभव करते थे, फिर वो साहित्य लिखते थे। आप लोगों की भी कक्षाओं में उनकी कहानियां चल रही होंगी। उनके जीवन के बारे में बताऊं तो मुंशी प्रेमचंद जी बनारस जिले के लमही गांव में पैदा हुए थे, एक सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में। पिता पहले गुजर गए, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, पढ़ते रहे, नौकरी करते रहे, परिवार का पालन पोषण करते रहे। आगे चल कर के बम्बई में जा कर के उन्होंने फिल्में भी लिखी, लेकिन चल नहीं पाई, इसलिए कि जो फिल्म बनाने वाले थे वो लिखने के लिए उनको अपने तरीके से कहते थे कि भाई आप ऐसा लिखो। मुंशी प्रेमचंद जी को ये पसंद नहीं था, मैं लिखूंगा तो अपने हिसाब से लिखूंगा, इसीलिए वहां से वापस चले आए और फिर अपना साहित्य वापस मतलब लिखते रहे। और जो डीओ होता है, मतलब शिक्षण विभाग का जिला वाइज जो सबसे बड़ा अधिकारी, वहां तक वो पहुंचे। मैं सुझाव जरूर दूंगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य को आप लोग भी पढ़िए। साहित्य का मतलब कहानियां पढ़िए, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये हमारे मोहल्ले की कहानी है, हम लोगों की कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है। इसीलिए उनका साहित्य अति सुंदर है और सभी को हिंदी के माध्यम से आज यहाँ गजेरा स्कूल के माध्यम से मैं सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनके साहित्य को जरूर पढ़ें। सर, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवियों में मैं फिर से कहूँगा कि विवाद है, आज तक निश्चित नहीं हो पाया। कोई पुष्प को कहता है, कोई चंद्रवरदाई को कहता है, लेकिन सामान्य रूप से जो आपका सवाल है उसका जवाब है सिद्ध सरहप्पा। ये हिंदी के सबसे पहले कवि हैं। सर, हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य साहित्य के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। गद्य और पद्य, वैसे देखा जाए तो पद्य और गद्य, क्योंकि सबसे पहले जब हिंदी लिखना शुरू हुआ या हिंदी साहित्य लिखना शुरू हुआ, भक्ति काल अथवा तो रीति काल तक से कह सकते हैं कि पहले पद्य में रचनाएं होती थी। पद्य मतलब कविता, तो उसकी थोड़ी सी मर्यादा ये थी कि जो कविताएं अच्छे कवियों ने लिखी, जिनकी भाषा थोड़ी कठिन है अथवा तो साहित्यिक भाषा में लिखा गया, वो सबके समझ में नहीं आ पाता था। उसके उल्टे जो गद्य आया, गद्य की ये सुविधा हुई, गद्य में जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथाएं हैं, ये सारी चीजें गद्य में जब लिखनी शुरू हुई तो इससे एक सामान्य यानी कम पढ़ा लिखा आदमी भी हिंदी साहित्य का आनंद लेने लगा, कहानियों का आनंद लेने लगा, उपन्यास पढ़ करके खुश होने लगा। तो गद्य और पद्य मतलब कि अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपने विचार बिना किसी नियम के जो लिखा जाए वो गद्य है, और पद्य में कुछ नियम हैं। जैसे मान लीजिए पहले से चौपाई, आप लोग जानते हैं रामायण पूरा चौपाइयों में लिखा गया है। एक चौपाई में 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती हैं। उसके लिए नियम है कि प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी पंक्ति में, वो गिनने का उसका एक तरीका है, लघु गुरु ऐसे करके उसके मार्क मतलब उसके नंबर गिने जाते हैं या मात्राएं गिनी जाती हैं। तो 16 से अगर किसी पंक्ति में कम है तो वो चौपाई सही नहीं है।
तो जो नियम था पद्य में वो गद्य में आकर के निकल गया, और ये सर्वसामान्य यानी कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। ये गद्य और पद्य का अंतर है। सर, गांधी जी ने हिंदी को क्या कहा था? बहुत बढ़िया सवाल है। गांधी जी हमारे गुजराती होने के बावजूद भी भारत के राष्ट्रपिता हैं। आज उनको राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। जनमानस का मतलब है कि उसमें छोटे बड़े सब लोग आ जाते हैं, बहुत पढ़ा लिखा भी और बिल्कुल पढ़ा लिखा न हो वो भी, सबकी भाषा हिंदी है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि भारत के अलावा भी कहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। भारतवर्ष में तो ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। भारतवर्ष के अलावा भी विश्व की 176 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। सर, हमें हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। ठीक है। हिंदी दिवस हमने जैसे कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजकारिक भाषा के रूप में 1950 में मान्यता मिली। ये देखा गया कि शायद हिंदी को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। इसीलिए 1953 से 53 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो, लोग हिंदी को अच्छी तरह से समझ सकें। सर, हिंदी भारत में पूरी दुनिया को कैसे पता चला कि 14 सितंबर को हमें मनाना चाहिए? ये तो कि कोई भी चीज का जब नियम बनता है अथवा तो ये इस दिन को मनाया जाएगा, वो हमारे देश के कानून में मतलब उसकी पहले स्वीकृति होती है फिर मनाया जाता है। तो हमारे देश में भारतवर्ष के जो सरकार, भारतवर्ष की सरकार है, वहाँ के नेताओं ने शायद जो भी कारण रखा हो कि भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए, क्योंकि शायद 1950 में इसी के दिन हिंदी राजकारी मतलब राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का ये शुरुआत हुई। वैसे मुझे आश्चर्य इस बात का जरूर होता है कि लोग हिंदी के मतलब बारे में अथवा तो हिंदी न बोलने के बारे में, जैसे मान लीजिए कि भारत में दक्षिण भारत वाले जो हैं वो लोग ऐसा कहते हैं हम हिंदी नहीं चाहते, और इसीलिए अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा आज भी हमारे यहाँ बहुमत है, लोग एक मत नहीं हो पाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को एक सूत्र में जोड़ सकती है। जैसे आपने प्रश्न किया था कि गांधी जी ने हिंदी को क्या कहा था, तो उन्होंने जनमानस की भाषा कही थी। दूसरी बात हिंदी के बारे में ये कहना चाहूँगा, दुनिया में जितनी भाषाएं आज बोली जाती हैं सबसे सरल इसकी लिपि मैंने बताया देवनागरी लिपि है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है, लोगों को अगर जरा सा भी अभ्यास करेंगे तो कोई भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल सकता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि देवनागरी है, ये सिद्ध हो चुका है, और उसका कारण है इसमें कोई भी जरा भी मतलब हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये शब्द कैसे लिखा जाएगा और ये शब्द कैसे बोला जाएगा। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है आप जैसा लिखो वैसा बोलो, अर्थात उच्चारण करो, और जैसा आप उच्चारण करो वैसा आप लिखो। ये दुनिया की केवल हिंदी भाषा में देवनागरी भाषा की यह सुविधा है, और किसी भी भाषा में ये सुविधाएं नहीं है। आज इंग्लिश पूरे विश्व की नंबर 1 भाषा मानी जाती है। हमारे देश के लोग इंग्लिश इतने ज़्यादा नहीं पढ़ पाते अथवा नहीं समझ पाते, उसमें बहुत सारा मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता है कि इससे क्या क्या, जैसे आप मान लो कि एक शब्द एक वर्ण आप लीजिए सी,
सी से आप देखेंगे तो सी ऐसे च बन जाएगा, छ बनेगा। सी से कभी क बनता है, उसके बाद में सी से फिर वापस स बनता है। तो ये हमारे मतलब होता है कि सेंचुरी लिखना हो तो आपको सी लगेगा, सिटी लिखने उसमें लगा होगा तो मतलब सी से इतने सारे शब्द बनते हैं कि उसमें हमें भ्रम हो जाता है। हिंदी के लिए एक शब्द मतलब एक वर्ण उसी के लिए ही बना है, इसमें इसीलिए कोई भ्रम नहीं होता है। बहुत सरल भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। बोला जाए आप देखें तो जितने अच्छे साहित्य हैं, जितने अच्छे साहित्यकार हैं, आज आप देखेंगे तो रामायण के बिना हमारा काम नहीं चलता। रामायण तुलसीदास जी ने लिखी अवधि में। रामायण अन्य भाषाओं में आप देखें तो रामायण का सबसे बड़ा जो हिंदी का, एक तो समझ में बात आ जाती किसी के भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको पढ़ना चाहिए कि ऐसे चीजों में हमें समाज को जो एक संदेश मिलता है। आप भारत के 2 ग्रंथ लीजिए, एक महाभारत, एक रामायण। महाभारत में हम लोग ऐसे कहते हैं यार क्या महाभारत छिड़ रखी, इसका मतलब झगड़ा। झगड़े का मतलब क्या हुआ, झगड़ा होता क्यों है? जब हमारे एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं अथवा एक व्यक्ति ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो वहां झगड़ा होता है, यानी महाभारत होता है। रामायण को आप देखेंगे तो रामायण में कहीं भी भाइयों में, पटीदार में या किसी सगे संबंधी में कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए कि वहां त्याग की भावना थी, सबने त्याग किया। राम ने कहा कि तुम भरत तुम राज्य ले लो, भरत ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जहां मेरे भाई रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। सीता ने कहा जहां पति है वहीं हमारा स्वर्ग है। तो किसी ने ज्यादा किसी का हक लेने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आप देखोगे तो रामायण हमारे लिए आदर्श एक प्रस्तुत करता है, और इसको देखते हुए अगर आज समाज के लोग उस पर चलें तो सारी समस्याएं हमारे यहाँ से हल हो जाएं। और मेरे हिसाब से, मैं तो भाई हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी पढ़ा हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप लोग चाहें तो आप अमुक कविताओं को लीजिए, अमुक कहानियों को ले लीजिए, अमुक उपन्यासों को लीजिए, तो आप पढ़ करके खुश हो जाएंगे, नाच उठेंगे। हिंदी दिवस अन्य जगहों में भी, अन्य देशों में भी मनाया जाता है। हमारे नजदीक में एक मॉरिशस करके देश है, त्रिनिदाद है, वहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुए थे सर सागर राम गुलाम। असल में मॉरिशस के लोग इंडिया से गए हुए हैं, बहुत समय पहले वहाँ के निवासी हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ हिंदी बोली जाती है। शायद मैं ये समझता हूँ कि जितना हम लोग कोशिश करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में, उससे ज्यादा वो लोग करते हैं। उन्होंने भारत के सामने, असल में 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन अपने यहाँ नागपुर में हुआ, उसमें वो आए हुए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। जब उन्होंने देखा, एक तो विदेशी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छे कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सर आप लोग विश्व हिंदी सचिवालय मेरे यहाँ मॉरिशस में बनाइए। ये उन्होंने मतलब प्रस्ताव रखा। 1976 में फिर मॉरिशस में यह सम्मेलन हुआ, प्रचार प्रसार उसमें बढ़ा। उसका वही कारण था, सचिवालय बनेगा, वहां लोग रहेंगे, हिंदी का प्रचार विश्व में सारे देशों में किया जाए। आज कह सकते हैं कि चीन विश्व का सबसे ज्यादा बस्ती वाला देश है। वहां की भाषा मंदारिन, लोगों का मानना है कि वो सबसे ज्यादा बोली जाती है।
एक हमारे यहाँ हो गए जयंती प्रसाद नौटियाल, उनका 2007 में उनका एक लेख प्रस्तुत है और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी और उर्दू, उर्दू की अपने अलग कोई व्याकरण नहीं है, वो हिंदी के साथ ही है। हाँ, थोड़ा अलग जरूर है, दोनों को मिला देने से इसकी संख्या, मतलब हिंदी की संख्या बोलने वालों की बढ़ जाती है। चीन में मंदारिन अथवा तो विश्व में मंदारिन भाषा बोलने वालों की संख्या 900 मिलियन है। हिंदी बोलने वालों की संख्या नौटियाल के अनुसार 1023 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो मेरा मतलब है कि हिंदी इतनी शुद्ध और कह सकते हैं कि इतनी सरल होगी तो ही तो इतने लोग हिंदी बोल रहे हैं। हमारे देश को भी चाहिए कि यहाँ के लोग, जो लोग उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा भाव रखते हैं, वो न रखें और हिंदी को अपनाएं। हिंदी, मैं वापस कहूँगा कि बहुत मीठी भाषा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है। हमारे यहाँ जितने वर्ण हैं हिंदी के, उनके बोलने की हमारे मुख में उसकी जगह है, आप उसके अलावा नहीं बोल सकते। दंती है, ओष्ठ है, तालव्य है, वहां से वो शब्द निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आप त बोलेंगे ना, तो ये दांत और जीभ दोनों लगेगी। दूसरे अगर आप वर्ण बोल जाते हैं तो जैसे आप मुंह खुला करके भी बोल सकते हैं। मानो जैसे मेरा मुंह दोनों ये लगेगा नहीं, आप देखो, का खा ग घ ङ, चा छा जा झा ङ। लेकिन आप अगर प फ बोलना चाहो तो मैं किसी भी, आप चाहे जितना अभ्यास कर लो, कोई भी व्यक्ति दोनों होठ खोल करके प फ की लाइन बोल जाए, संभव ही नहीं है, नहीं बोल सकता। तो हिंदी की यह सरलता है कि उसके मतलब जो शब्द हैं जहां से निकलेंगे, आप उसको अगर ध्यान रखते हो तो आपसे कोई भूल नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि हिंदी के बारे में जो ये दिवस मनाया जाता है और अच्छी तरह से मनाया जाए। मैं गजेरा स्कूल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हिंदी दिवस के बारे में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। ये प्रसारित होगा, लोग जानेंगे हिंदी के बारे में। बेटा, हम हिंदी को आप लोगों को, अगर आप चाहो तो, हिंदी कितनी सुंदर है, कितनी मीठी है, कितनी मधुर है। शब्दों का जो एक कह सकते हैं कि गुलदस्ता जिन लोगों ने बनाया हो, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप हिंदी, आपको पढ़ने का मन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो। एक कवित्त है, आप उसके केवल शब्दों को देखना कि शब्द रखे कैसे गए हैं, गुफे कैसे गए हैं। उसमें कहते हैं, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, 12 विषय फल खात अघात न जात सुधा रस फीको, आन अवसान तजो अभिमान कही सुन कान भजो सिय पी को, पाय परम पद हाथ सुजात गई सु गई अब राख रही को। और मैं आप लोगों को एक हमारे यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार हो गए अंबा शंकर नागर, मैं उनको थोड़ी सी उनकी पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने हिंदी को गंगा कहा। हिंदी इस देश की गंगा है। जिस प्रकार से गंगा भारत देश के लिए एक पवित्र महान नदी है, वैसे हिंदी भाषा को कहा। गंगा पाप नाशनी है, आप सब लोग जानते हैं। हिंदी में भी वो गुण है कि अगर उसका अभ्यास किया जाए तो हमारा मन साफ हो जाए। उन्होंने हिंदी के बारे में लिखा, इसमें शिखरों की ऊंचाई, इसमें सागर की गहराई, इसकी गति मदिर मदिर मंथर मंथर, यह सौम्य शांत तनवंगा है हिंदी, इस देश की गंगा है हिंदी।
तनवंगा का मतलब है नाजुक या सुकुमार अंगों वाली। आगे लिखते हैं, पावन पुनीत यह प्रांजल है, अक्षर अक्षर गंगा जल है, यह परम पुनीता शैल सुता, अघहारी शिव अर्धंगा है हिंदी, इस देश की गंगा है हिंदी। अर्धंगा का मतलब है कि अर्धांगिनी, यानी जैसे शिव जी की पार्वती जी आधा अंग हैं, उसी प्रकार से इनकी तुलना शंकर जी से की, शंकर जी की जटा से आई हुई है। आगे लिखते हैं, हिंदी संतों की ज्ञान गिरा, वह भक्तों की भक्ति मधुरा, साखी शब्द अभंगा की, यह वाणी निर्मल तरंगा, हिंदी इस देश की है गंगा। तरंगा मतलब जो लहरें निकलती हैं वो। अभंगा का मतलब है कि अखंड, ये जोड़ने वाली है। आगे लिखते हैं, कंकर कंकर मतलब एक छोटे छोटे जो पत्थर हैं, कंकर कंकर इसका शंकर, विष पाई शिवसा प्रलयंकर, खाता गम पीता गरल घूट, बम भोला सा अड़बंग है हिंदी, इस देश की गंगा है हिंदी। अंतिम में कहते हैं, जिसने अवरोधों को तोड़ा, जिसने संस्कृतियों को जोड़ा, धर्म धेनु, धेनु मतलब गाय, धर्म धेनु के दोहन की यह फेनिल धार उतंगा है हिंदी, इस देश की गंगा है हिंदी। उतंगा का मतलब ऊंची, हिमालय से निकलने वाली गंगा। तो अंबाशंकर नागर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी बढ़िया कविता उन्होंने लिखी है और हिंदी के बारे में बताया है। बेटा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हिंदी के अच्छे सवाल पूछे हैं, हिंदी आप लोग भी अच्छा बोल लेते हो और हम चाहेंगे कि हिंदी का अभ्यास जरूर करते रहना आगे। धन्यवाद।